लो साइड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज जो दो अहम कामयाबियां हैं वो भी पाकिस्तान ले लेगा, लेकिन आई मस्ट से आई एम सरप्राइज। आई डिडंट एक्सपेक्ट माकरम टू प्ले लाइक दिस द वे ही इज प्लेड टुडे। आई मीन यस, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे ना खड़े रहें, और आई थिंक हमारी कोशिश भी पूरी यही थी टू गेट हिम आउट। ही गॉट फ्यू रन्स ऑन द एजेस एज वेल, गॉट लकी, वी कैन से दैट लिटिल बिट। लेकिन ये कि आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड डे, वेरी वेल बैलेंस्ड किया। जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी उसको जरूर कमेंटेटर्स ने थोड़ा सा जरा एक मेरे ख्याल से उसको व्यू पॉइंट में डाला कि शायद ये विकेट अब ज्यादा तेज होता जाएगा, वुड इट सूट साउथ अफ्रीका और नॉट, सो दैट वाज अ बिट स्केप्टिकल। बट इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहा है हमारा पैनल। फर्स्ट इन ओवरऑल साउथ अफ्रीका स्टिल ट्रेल 129 रन से, अभी भी वो ट्रेल कर रहे हैं। 4 खिलाड़ी आउट हो सकते थे जैसा कि मैंने कहा, बट माकरम वाज वेरी लकी, 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं ऑन 82। और पाकिस्तान डिड प्रीटी वेल, 211 रन बनाए। 30-40 रन शायद ज्यादा बन सकते थे, लेकिन वो एकदम से आमिर जमाल जो ही आउट हुए तो वो एक विकेट्स की टैली जो थी, ऑल्दो एक लेट चार्ज जरूर नजर आया आखिरी विकेट के ऊपर, बट क्लियरली आई थिंक अगर ये मैच समरी आप मुलाहिजा फरमाएं तो पाकिस्तान इन द फर्स्ट इनिंग्स 211, 10 विकेट्स डाउन, 57.3 ओवर्स पाकिस्तान प्लेड। और साउथ अफ्रीका 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं, 82 रन इन 22 ओवर्स, 129 रन की ट्रेल है। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद अब्बास ने भी 1 विकेट हासिल की, और लग यही रहा है कि पाकिस्तान के पास अभी भी एक बहुत बेहतरीन मौका है कि कल के पहले सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें लेकर तो ये मैच अपने नाम जरूर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। बाजिद भाई, कैसा देखते हैं जब हम वी टॉक अबाउट डे 1? बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, वो पेस ऑफ प्ले वही था जो आपने कल आइडेंटिफाई किया। हाँ, ये पिच ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा देर आप रुकेंगे तो कोई ना कोई बॉल आपको ले जाएगा, तो उस वजह से अटैकिंग ऑप्शन जैसे माकरम जिस तरह खेल रहा है वो प्रॉब्ली आइडियल है इस पिच के लिहाज से, कि जहाँ पे आपको हल्का सा भी मौका मिले तो कोशिश करें कि मैक्सिमाइज करें ना। हमने पूरे दिन में यही देखा कि बॉल सीम होता रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड बाउंस है, तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल रहेगा, और मेरा ख्याल कल भी रहेगा। और शायद कहते हैं कि इधर सेकेंड और थर्ड डे इज़ द बेस्ट डे फॉर बैटिंग, लेकिन पिच थोड़ा तेज़ ज़रूर होता है, तो जो कुछ भी होगा वो थोड़ा सीम तेज़ होगा, शायद इतना आसान ना हो इवन विद मतलब प्रोग्रेशन ऑफ द मैच। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखें तो 211 रन बने हैं 57 ओवर्स में। अब ऐसी 1-2 सिचुएशंस ऐसी आई थी जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, एक वो अटैकिंग ऑप्शन तो ज़रूर है कि आपने रन्स बनाने हैं, बट जब फॉर इंस्टेंस कामरान गुलाम खेल रहे थे, कामरान गुलाम ने जो शॉट मारा वो शायद खेले ही इस तरह है, लेकिन वो शॉट थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा है कि यार ये शॉट नहीं मारना चाहिए था। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें ना, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इस 15, 16, ऑलमोस्ट 12.3 और 14, तो अगर आप 10 ओवर और खेलते तो इनके बॉलर मैक्सिमाइज हो चुके थे। जब हमारा 10वां 11वां खेल रहा है ना, तो तब सबसे खराब बॉलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जोर लगा चुके हैं, 10-10, 15-15 ओवर कर चुके हैं, और ये अपॉर्चुनिटी, अब बॉल भी पुराना हो चुका है, ये अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे अगर मैं कहता हूँ अगर सलमान अली आगा या इवन आमिर जमाल खेल रहा होता तो आपके पास रन्स की अपॉर्चुनिटी थी। अब वो देखना ये है कि वो 40-50 रन जो आपने भी बात की, वो 40 से 50 रन मैच के एंड में आपको कितना कॉस्ट करेंगे। कहते हैं कि मैं भी यही था कि तेज खेलो, बट ड्यूरिंग द गेम आपको गेम भी सेंस करनी पड़ती है। तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया था। ठीक है, आप अपना चांस ले रहे थे, बट कीपिंग दैट इन माइंड, जो सबसे अच्छा मतलब इस पिच पे सबसे अच्छा जो मौका है बैटिंग करने का, वो एक्चुअली 50 ओवर के बाद का है, जब बॉल थोड़ा पुराना हो गया, इतना हार्ड नहीं है, और जब 4 फास्ट बॉलर्स ने अपने दिन की बॉलिंग कर ली है, तो वहां पे शायद थोड़ा सा हमने ट्रिक मिस किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब ऐसा एक्साइटिंग डे था कि आप चाहते थे कि देखते रहो, दिन खत्म ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो पेस ऑफ प्ले बड़ा ही जबरदस्त रहा हिजाब। बट आई थिंक वो थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा था कि शायद शुरू में जब शुरुआत पाकिस्तान ने की, 14 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान का 30-35 स्कोर था, कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, लेकिन जो ही ड्रिंक्स ब्रेक हुई उसके बाद एकदम से सिचुएशन बदल गई। आई मीन वी वर सेलिब्रेटिंग अ लिटिल बिट कि आपने शायद वो जो एक फर्स्ट फेज ऑफ प्ले था व्हिच वी न्यू कि रबाडा एंड मार्को जेंसन आर गोना कम हार्ड एट यू, तो वो पता था, और फिक्र भी यही थी कि शायद पहला हम फेज या पहला 1 घंटा हम शायद नहीं निकाल पाएंगे एंड विल लूज फ्लरी ऑफ विकेट्स। वो नहीं हुआ, लेकिन वो बचा लिया उन्होंने। लेकिन ऑफ कोर्स वो जिस अहमद ने कहा कि उसके बाद फौरन फिर फ्लरी ऑफ विकेट्स। एक चीज अवैस आपसे जो पूछते चलेंगे वो ये कि बाबर आजम एट 3।
हाँ, Question बाबर mark. आजम एट 3 जो थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट की जो आप बात कर रहे थे मैं उस पर आना चाहूँगा। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस वक्त 20 इनिंग्स में वो जो टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं, एक हिंसा तो हमने अबूर किया कि वो 16 पे पार्टनरशिप उससे ज्यादा गई नहीं है। हाँ. हमारी पार्टनरशिप कम से कम 34-33 पे एक छोटा सा रिकॉर्ड बना थोड़ा दिया। सा रिकॉर्ड हमारा बन Tiny. गया। शान मसूद अपनी असल पोजीशन पे खेल रहे हैं क्योंकि ओपन ही करते रहे हैं, चाहे वो आप यूबीएल के लिए करें चाहे आप अपनी काउंटी सीजन के लिए करें, वो ओपन ही करते रहे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भी था कि थोड़ा सा क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक साइकोलॉजिकली अगर बात करूं, बेशक आप इंग्लैंड को शिकस्त देके यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन साइकी है ना कि आपको पता होता है कि यार मेरा जो दूसरा कप्तान है, जो मेरी व्हाइट बॉल टीम है, वो सीरीज जीते हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इसको भी हराया, तो आपके दिमाग में चीज आती है कि यार मैंने भी एक इम्पैक्ट बनाना है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर कहीं ना कहीं बैक हैंड पे आपको निकल रहा होता है कि यार मैंने इम्पैक्ट बनाना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई, मुझे खुद था तीसरी पोजीशन की अगर आप बात करें, बाबर आजम 4000 रन तो करने में कामयाब, उनको मुबारकबाद है, लेकिन आपका जो कम बैक था वो अच्छा नहीं था। जिस तरीके से बाबर आजम को मैं फिर कहूंगा कि इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन जहां पर आपने खेलना था। और थोड़ा सा मुझे फील ये जरूर होता है कि इस विकेट के ऊपर वही बैट्समैन ज्यादा कामयाब रहा, थोड़ा सा एग्रेसिव जिसने किया, जो कोशिश जिसने की शैलो में जाने की, उसने आपके सामने 13 विकेटें आज गिरी हैं टेस्ट मैच के अंदर, सारी फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। थोड़ा सा नुकसान आपको हुआ इस चीज में। कामरान गुलाम ने कुछ रेयर शॉट जरूर खेली है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको एक निक में नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में वो सूटेड अप है। साइम अयूब का थोड़ा सा मुझे था कि मैंने कहा ना उसको एग्रेसिव अप्रोच का इंटेंट है। क्या पीछे माइंडसेट मैनेजमेंट लेके उसको भेजती है कि आपने 15 ओवर या 16 ओवर या घंटा डेढ़ जोन से आपने गुजारना है वहां पर, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुआ है खास करके उस बॉल पे थोड़ा सा मुझे था कि वो 2 बॉल्स आप देखो तो उसको लेट स्विंग मिला बाहर, जहां पर अगर आप साइम अयूब की बात करें, T20 की बात करूं, ओडीआई की बात करूं, तो थोड़ा सा पेश आता है तो उसका बैकफुट पर जो ड्राइव है बड़ी जबरदस्त मारता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, तीसरी जो बॉल थी जो थोड़ा सा लेट स्विंग हुआ, तीसरी उसने कोशिश की कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर निकालूं, जहां पर उनका बल्ला एकदम रुका है, दैट मींस के डबल माइंडेड थे कि मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं मुझे समझ नहीं कि उसको रोल क्या दिया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी शायद उसके अंदर मैं कहता हूँ ओपनिंग डिपार्टमेंट में हमारे होनी चाहिए थी कि अगर साइम का जो नेचुरल प्लेयर्स को करने देते। लेकिन कामरान गुलाम अच्छी बात इसलिए कहते हैं जब आपको रगड़ा लगता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का आपने इतना सर्व किया होता है, आपको पता होता है कि मैंने परफॉर्म कैसे करना है इन कंडीशंस पे। मैं खुद भी इस बारे में कहता हूं कि यार आपका जो एक पोजीशन डोमेस्टिक में रही है वही पोजीशन इंटरनेशनल में होनी चाहिए, लेकिन जितनी क्रिकेट अब चल रही है आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। आपको जो भी चैलेंज मिलता है आपको उस पोजीशन पे जाके अपने आपको चैलेंज लेना पड़ता है कि यार नहीं मैं परफॉर्म करूंगा। आमिर जमाल जिस तरीके से फिर हम कल भी बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत से लोग उसको नहीं अपना उस कैटेगरी के अंदर रखते, लेकिन चाहे वो T20 की बात करूं, मुझे पता है 10 रन पर ओवर भी देता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बैटिंग और बॉलिंग में मिलता है। हमेशा कहते हैं ना जब आपकी टेल बेशक 30-35 भी कर जाए वो लिटरली डेंट पहुंचाती है दूसरी टीम को, तो आपको एक चीज आज नजर आई। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक इसमें क्वेश्चनेबल एलिमेंट फिर भी शॉर्ट सिलेक्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप चलें साइम वाली डिलीवरी हम निकाल देते हैं कि बॉल चले बहुत ही अच्छा था, बट उसके अलावा जो आपकी 4 डिसमिसल्स थी, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील डाउन द लेग साइड वो पकड़े गए, उनको जरूर डिस्कस करेंगे। इसमें पहले शान मसूद को देख लेते हैं बाजिद भाई। आई थिंक वो शायद कॉर्बन बॉश का एक ड्रीम डेब्यू होना था तो वो हो गया, उसके हाथ वो चढ़ गए, लेकिन ऑब्वियसली अब अगर वो वाकई ओपन कर रहे हैं और आगे पाकिस्तान ये फैसला कर रहा है कि उन्होंने ओपन ही करना है, फिर अ लॉट मोर इज नीडेड फ्रॉम शान मसूद। देखिए, एक तो आप जैसे अभी बात की कि साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली द मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू ओपन द बैटिंग और मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू स्कोर रन्स। रीसेंट पास में ना ये पहले ऐसे नहीं होता था। पहले अगर आप जब इनकी पुरानी टीम थी तो तब ऐसी पिचेस नहीं बनती थी, तब बाउंस होता था जरूर, लेकिन ऐसे लैटरल मूवमेंट और ऑकवर्ड बाउंस इस तरह नहीं होता था। ये पिछले 6-8 साल से ये बहुत ज्यादा होने लगे, तो साउथ अफ्रीका में रन्स करना बड़ा मुश्किल है। ये तो आप पहले क्लियर कर लें कि इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू ओपन द। दूसरी बात, हर चीज में बैलेंस चाहिए होता है। हम कहते हैं कि जी अग्रेसिव अप्रोच होनी, उसमें भी बैलेंस होता है। एक बैटिंग में खासकर आपके रिदम ऑफ द इनिंग्स में बहुत बैलेंस होता है। ये भी नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही मतलब एक तरफ चले जाएं कि रन्स ही ना हो रहे हो। जैसे वो मानस ने एक इनिंग्स खेली थी जहाँ पे उसने अभी मेरे ख्याल पर्थ में जहाँ पे लेफ्ट ही करता रहा और रन्स ही नहीं हुए और फिर आउट हो गया, तो वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शान मसूद ने 58 बॉल्स खेली, ठीक है, वो नया बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था, कर भी लिया था उसने, बट उसकी इनिंग्स में वो रिदम नहीं नजर आ रहा था कि वो फोर्स के नहीं यार ठीक है बॉल सीम हो रहा है तो। बट अगर आप उस जोन में चले जाते हो फिर रन्स कैसे होंगे, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग, फिर क्योंकि आपने अपने आप पे इतना प्रेशर डाल दिया कि रन्स नहीं हो रहे, तो फिर डिसीजन मेकिंग खराब ही होती है। फिर आप एक ऐसा शॉट खेलते हो
ज़बरदस्ती या कोई ऐसा शॉट खेलते हो जहाँ पे आप आउट हो जाते हो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप तो हैं तो अहमद कभी कभार अग्रेसिव हो जाता है लेकिन हिजाब संभाल लेती है, तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह बैटिंग में भी ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और कामरान गुलाम जिस तरह खेला है, ठीक है, वो हटके खेला है, डिफरेंट खेला है, लेकिन उसमें जो लर्निंग, ये कहते हैं ना जी लर्निंग ये है कि इसमें जब आपको इतना बड़ा स्टार्ट मिल गया तो उसमें भी आपका बैलेंस ज़रूरी है। माकरम ने जो इनिंग्स खेली है, ठीक है, एज मारे, लेकिन माकरम ने कोई ऐसे निकल के या कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं उठा के मारने की कोशिश की। उसको जहाँ पे बॉल मिली वहीं पे मारा, तो वो बैलेंस उसका नज़र आ रहा है। ठीक है, कल हो सकता है उसको पहले बॉल पे आउट हो जाए, लेकिन रिदम ऑफ द इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। साउथ शकील जिस तरह खेला है, साउथ शकील इस तरह नहीं खेलता, बिल्कुल पहले ओवर में 3 चौके इस तरह नहीं खेलता वो। तो वो अगेन फोर्स कर रहा था अपने आप को। जो इंटेंट एक और चीज है, एग्रेसिव मतलब रन स्कोरिंग एक और चीज है। मैंने जाना है, जाहिर है बैटर क्या करने जाता है, रन्स बनाने जाता है ना, तो मैंने जाना है रन्स बनाने। तो आप देख रहे होते हो कि कौन सा बॉल मुझे मिलेगा कि मैं रन्स बनाऊं, वो ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैंने चौका मारना या इसको मैंने हर बॉल पे चौका मारना, तो उसमें हाई रिस्क आ जाती है। लेकिन ये आउट ऑफ द स्किन अगर है तो प्रॉब्ली शायद मैनेजमेंट ने, जब साउथ शकील आए तो ये तो 12 कहा जा रहा था कि शायद मैसेज आया कि भाई ऐसे खेलो। नहीं, मैसेज वो तो बात हुई होगी कि जैसे कल मैंने आपको कहा कि इस ग्राउंड की हिस्ट्री या ये साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच है उसमें हिस्ट्री यही है कि वही टीम जीतती है जो तेज रन कर जाते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट कंडीशंस है। अगर आप फंस के खेलते हो, आप बॉल्स निकालते हो, जिस तरह शान मसूद और साइम ने ओपन किया, उन्होंने अपना काम तो कर दिया। नॉर्मल पिचेस पे तो जब आप नया बॉल निकाल लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो हिसाब नहीं था, स्पेशली आज के दिन तो वो हिसाब नहीं था। बट जो साउथ शकील ऐसा लग रहा था कि फोर्स कर रहे हैं अपने आप को उस तरह खेलने की, तो वो फोर्स करने में अब अगर साउथ शकील कहता हाँ जी मैं तेज खेलूंगा, लेकिन जिस तरह नॉर्मल भी वो कोई स्लो नहीं खेलता, नॉर्मल खेलूंगा, पिक योर बॉल्स टू हिट। अब जाहिर है आउट तो फिर भी आप हो जाओगे, बट उसमें ज्यादा उसके चांसेस हैं टू विकेट दे दी पैटरसन को, which was not really expected. बड़े नॉमिनल पेस के साथ। हाँ, I wasn't expecting Rabada to go wicketless and Patterson to take 5 wickets, but that's what happened. So उसके ऊपर definitely discussion करेंगे। तो बाज़ भाई आपसे start करेंगे, what's your view? देखिए, अगर आप दोनों रबाडा और जॉनसन की बात करें तो उनका नेचुरल लेंथ ना शॉर्ट ऑफ लेंथ है। रबाडा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट अगर आप उसको ओवर पिच में आप देखें ना तो फिर भी वो उसका बॉल विकेटों में नहीं लग रहा, बॉल विकेटों के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि उसका नेचुरल लेंथ ही बैक ऑफ लेंथ है। ये जो पैटरसन ने किया है, इसने बॉल क्योंकि पेस कम है, इसने बॉल आगे किया और वो सबसे डेंजरस लेंथ है इस पिच पे। अब्बास की शायद इससे थोड़ी सी ना पेस कम है, अब्बास की जो एज लग रही है ना वो स्लिप तक कैरी नहीं हो रही है। इसकी थोड़ी सी उससे ज्यादा है, बट ज्यादा तो है, बट इसका जो लेंथ है वो आइडियल था कि इसका मतलब वो हर पिच पे यही कहते हैं कि आपका जो लेंथ बॉल होना चाहिए दैट शुड हिट द टॉप ऑफ द स्टंप्स। इसका वो हो रहा था, इसे पूरी इसकी स्पेल में, चाहे वो मतलब ऑफ स्टंप से बाहर हो या लेग स्टंप से बाहर हो, लेकिन लेंथ उसका कंसिस्टेंट रहा है। उस वजह से इतना डेंजरस था कि छोटी छोटी मूवमेंट थी। और आपने देखा कि वो कामरान गुलाम या इवन रिजवान, क्योंकि उनको वो लेंथ तंग कर रही थी तो वो उसको निकल के मार रहे थे। बिल्कुल, शायद वो सबसे डेंजरस बॉलर इसलिए था क्योंकि वो लेंथ नहीं छोड़ रहा था। जॉनसन और रबाडा, अब दूसरी इनिंग्स में शायद जॉनसन और रबाडा ज़्यादा डेंजरस हों क्योंकि वो तेज़ हैं, वो बॉल मारते हैं विकेट पे। बट इस इनिंग्स में क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट पिच था, थोड़ा सा स्लो था, बट सीम मूवमेंट थी, तो इस किस्म का बॉलर बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इवन पाकिस्तान की डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास की बात कर लें, अब तो पिचेस बेहतर हो गई हैं, लेकिन आप 5-6 साल पहले की बात कर लें तो इस तरह की आपको हर फर्स्ट क्लास के मैच में ऐसी पिच होती थी जो सूखती ही नहीं थी। तो आप अगर उन सालों के रिकॉर्ड निकालें ना तो आपके मीडियम पेसर्स ने 400-400, 300-300, 400, फिर जब वो आप कहते हैं कि इसकी पेस कितनी है तो वो 130, 135 यही थ्रेशोल्ड होता है। बट इस किस्म ये जो आज आपने सुबह का जो सेशन देखा है या सुबह पहले 2 सेशन में पिच देखा ना, ये कंसिस्टेंटली पिच रहती थी हम आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2-2, 3-3 दिन, 2.5 दिन में भी मैच खत्म होता था। तो हमारा उस टाइम लोग, अब जैसे शुएब भाई आएंगे तो वो कहेंगे यार वो तगड़ा बॉलर क्यों नहीं आ रहा। तगड़ा बॉलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 15 साल आपने उन पिचेस पे जहाँ पे मीडियम पेसर कामयाब होता है उन पिचेस पे खिलाया, तो आपका तगड़ा बॉलर आना ख़त्म हो गया। अगर
तगड़ा बॉलर शुएब अख्तर आया था, समी आया था, इनकी डेब्यूज मेरे ख्याल समी का 98 99 तब का डेब्यू है, तो तब ज़रूरत थी। 2001 ऑनवर्ड्स टिल 2015 आपको सिर्फ मीडियम पेसर की ज़रूरत थी। तो जो आज जितने भी आपके बॉलर्स आ रहे हैं उनकी पेस यही है। जो सबसे अच्छी बात फिर से थोड़ी रिपीट हो रही, लेकिन पैटरसन की सबसे अच्छी बात थी उसके लेंथ, क्योंकि उसने आगे बॉल फेंका जो कि इस पिच पे ज़रूरत थी। बिल्कुल। एंड आई थिंक थोड़ा सा ये भी है, वेस्ट की ट्रेडिशनली पाकिस्तान इस एरिया में स्ट्रगल भी करता है। अगर आप बॉश की बॉलिंग भी देखें तो वो थोड़ा सा ज़रा वेवर्ड या फुलर लेंथ ज़रूर थे, लेकिन पैटरसन वाज राइट ऑन दैट चैनल जिसकी हम बात करते हैं कि सारा दिन भी विकेट टू विकेट अगर उसको कहेंगे तो वो रोबोट की तरह लगा रहेगा उसी चैनल के अंदर। देखो मैं भी ऑफ एयर बल्कि बाजी से बात करता हूँ, पैटरसन 5 खिलाड़ी इससे पहले भी 5 लेके आ रहा है श्रीलंका के खिलाफ, उसने बॉलिंग अच्छी करवाई है। लेकिन दो चीज़ें हैं, पाकिस्तान बहुत से लोग बात करते हैं कि स्विंग हमें तंग ज़रूर करती है, लेकिन अगर मुझसे स्विंग से ज़्यादा मैं कहता हूँ आपको बाउंस ज़्यादा तंग करती है। बाउंस पे आप हमेशा स्ट्रगल करते हुए, आज भी आपको नज़र आ रहा था वेवर्ड थे, लेकिन वो टेस्ट कर रहे थे आपको कि एक दफ़ा शॉर्ट पिच डिलीवरीज की आप बात करें, उनको टेस्ट काफ़ी किया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को। अगर पैटरसन की बात करें, अभी ग्रास थोड़ा सा लाइवली है, उसको पता है कि मैं हिट कहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने कहा ना वो उस लाइन को उसने पकड़ा हुआ है जहाँ पर बैट्समैन थोड़ा सा शफल ज़रूर होता है कि यार मैं ड्राइव पे जाऊं या मैं थोड़ा सा पीछे अपना बैकफुट पे जाऊं खेलने के लिए। आप कह लें 4 मीटर की तरफ होती है, और उसका थोड़ा सा लेट स्विंग भी होता है के अंदर, जो कि साइम अयूब की स्पेसिफिकली डिलीवरी की आप बात करूं, जो हालांकि कहा यही जाता है कि पिच पर यही है कि आप जितना लेट खेल सकते हैं खेल लें उतना। देखिए ज्यादातर यही होता है ना कि इन जैसे विकेट्स के ऊपर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन कंडीशंस में आप कोशिश करते हो कि बॉल जो सा बॉडी पे लेके आप खेलते हो, आप अवे तो खेल नहीं सकते। यहाँ होता है ना कि आप कहेंगे मैं लाइटर हैंड से खेलना है, वो वाला चक्कर तो इधर होता कोई नहीं है। लेकिन पैटरसन एक अच्छी बात है कि अगर आप फिजिकली देखो तो बंदा कहता है कि यार ये भी बॉलर है, क्योंकि फिजिक वाइज अगर बात करें थोड़ा बल्कि सा है, लगता नहीं है, लेकिन 125 135 100 आप कर लें कि 128 के करीब है, लेकिन जो लेंथ जिसको वो हिट कर रहा है वो ट्रबल करेगा बैट्समैन को। लेकिन हाँ, शायद मुझे आगे जाके बाजिद पे लगता है कि जब विकेट थोड़ी सी स्लो होगी, अगर होगी तो नहीं, मेरा जवाब नहीं सुनता। मैंने कहा दूसरी इनिंग में जॉनसन और रबाडा मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक है। ये मेरी बात नहीं सुनते, मैं सुना वो भी नहीं सुनता, ये भी नहीं सुनता। वो इनकी फ्रैंचाइज जिसमें जो सिर्फ मैं ही सुनती हूं। नहीं असल में अभी जिस सेटअप से निकले ना वहां पर यही चल रहा है, बात सुनते वहां नहीं ना बात तो अपनी होती कि एंज नहीं होता। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन हमारे साथ मेरे ख्याल से बड़ा फ्रीक्वेंट है कि आउट ऑफ कोर्स होता है। तो यार ही हम 2 की करके गए थे, तो तीसरे वाले ने आके हमें ट्रबल कर दिया। लेकिन साथ बॉश ने भी बहुत अच्छी, आई थिंक ड्रीम डेब्यू। लेकिन अगर आपको याद अगर हो इस पिच पे ना आइडियल बॉलर जो तो शायद टीम को 60 पे आउट करा दो वो फ्लैंडर, क्योंकि पेस नहीं है लेकिन वो लेंथ और वो स्टंप्स को अटैक कर रहा है, हल्की हल्की सीम मूवमेंट है। तो उसने तो साउथ अफ्रीका में ऐसे आउट किए हैं कि एकदम टीम उतार दी है। तो ये पिच आइडियल उस किस्म के बॉलर, स्पेशली पहला दिन जो उन्होंने बॉलिंग की है पहला दिन, आइडियल उसके लिए। तो पैटरसन उतना स्किल नहीं है, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो उसी तरफ पॉइंट करते हैं कि जी मैंने लेंथ पे कंट्रोल रखना है और मतलब कंसिस्टेंट बॉलिंग करनी है। फ्लैंडर के पास तो काफ़ी कुछ और भी था, वो स्विंग भी करता था और वो दोनों तरफ उसका बॉल सीम भी होता था, तो वो इस पिच पे तो बहुत आइडियल होता है। बट अगर आप सोचेंगे कि पहले दिन जहाँ पे थोड़ा सा स्लो पिच है तो आपने बॉलिंग कहाँ करनी, कहाँ बॉल करने, आगे बॉल करने, वो जो 2 आपके जो प्रीमियर बॉलर्स हैं रबाडा और जॉनसन, वो उनका नेचुरल लेंथ बैक ओवर लेंथ ही है, तो वो तो आके जोर से जब बॉल मारेंगे तो शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा। वो खूबसूरत बॉलिंग तो लगती है क्योंकि बॉल निकल रहा है, कीपर के पास जा रहा है, लेकिन विकेट टेकिंग नहीं होती। सारा दिन लेफ्ट करते रहे आप उसको। नहीं लेफ्ट नहीं, बीट होते रहते हैं ना आपको बॉल। तो हम तो लेफ्ट ही कहेंगे, हम तो बचा रहे हैं अपने बैटर्स को। बीट होते रहते हैं। वो इवन कमेंटेटर्स ने भी कहीं कहा कि जब ये ज्यादा तेज स्विंग हो रहा है तो वैसे ही बीट हो जाता है, तो जहां वो स्लो होगा तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे। और उसी वक्त साइम अयूब आउट हुए थे। हमारे पास भी खैर ऐसे बॉलर हैं, अब्बास को अगर आप उस आई थिंक कैटेगरी में रखें तो वो भी सारा दिन वो विकेट टू विकेट उसी तरह की बॉलिंग करते रहे। बिल्कुल सरप्राइजिंग चीज़ ये हुई कि 22 ओवर हुए हैं और आमिर जमाल को 1 ओवर नहीं कराया गया, विच वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। क्योंकि ठीक है आपने 3 आउट कर लिए, बट बाद से आपने 10 ओवर कराए हैं, तो 10 ओवर का मतलब है कि आप उसको सिर्फ नए बॉल से ही यूटिलाइज करना चाहते थे। आमिर जमाल को बॉलिंग नहीं कराई, विच मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो जिस तरह उसमें शायद सबसे तेज़ बॉलिंग वो ही करता है इधर, और शायद वो जो बाउंसर की बात हो रही है या टेस्ट करना वो कर सकता था। कल देखेंगे कि आया के इतना सीम मूवमेंट मिलता है कि नहीं, आया के बॉल उस तरह से जिस तरह आज चल रहा था उस तरह होगा कि नहीं। थोड़ा सा शायद बॉल, अगर ये कह रहे हैं कि कल बारिश है, लेकिन अगर थोड़ी सी धूप निकली तो
थोड़ी सी ड्राई होती है पिच तो थोड़ा सा तेज़ बॉल आता है, तो उसमें रन्स करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ये इस ग्राउंड पे ना आज भी अगर आप देखें तो रन्स जो हैं वो ज़्यादातर बाउंड्रीज से ही होंगे। अगर आप माकरम की इनिंग्स देख लें तो 8-9 चौके, 36 आउट ऑफ 47। कामरान गुलाम की इनिंग देखें तो 38 बाउंड्रीज में आउट ऑफ 54। क्योंकि सीम हो रहा है ना, तो सिंगल करना या एक्चुअली बॉल को मनूवर करना ज़रा मुश्किल होता है इस पिच पे। ज़्यादा इजी है कि आप उसको ज़ोर से मारो, और वही कामरान गुलाम ने भी और माकरम ने भी जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़ोर से मारा है। तो बाउंड्रीज अगर आपने लंबा स्कोर करना है तो उसमें बाउंड्रीज की परसेंटेज हाई होगी। तो कल अगर मैच टाइट होता तो ईशान की कैप्टनसी भी थोड़ी टेस्ट ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें आपने बाउंड्री कैसे रोकनी है, किस प्लेयर को आपने चौके नहीं देने वो भी देखना होगा। क्योंकि ये अगर तो कल आती नहीं आउट होते तो फिर मैच टाइट हो जाएगा फिर क्योंकि फिर एक फर्ज करें वो 150-160 तक पहुंच जाते हैं, फिर आप हर रन के लिए आपने फिर सोचना है कि वही बैलेंस मैंने देखना है कि आउट तो मैंने करने हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इनको 60-70 या 50-60 की लीड दे दूं, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच लग रहा है। नहीं, ऐसा ही है। और एक और बॉलिंग परफॉर्मेंस जिनकी हम बात करेंगे जिसकी करनी बहुत ज़रूरी है, वो थी खुरम शहजाद की। तो वैस हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद दैट डिलीवरी स्पेशली टू डी जोरजी? खुरम शहजाद, हम अगर आप पूरे पाकिस्तान सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमारे एक आदी हम हो चुके हैं, एक प्लेयर को लेके आते हैं, परफॉर्म करता है, फिर अचानक उसको छुट्टी कराते हैं कि जाओ जाके रेस्ट करो, बाद में देखेंगे क्या करना है। खुरम शहजाद डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। अब पेस में टेरर क्विक तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको पता है कि हिट द डेक कहाँ पर करना, और मूवमेंट अच्छी है उसके पास। अगर आप उसकी 2-3 बॉल्स देखें, थोड़ा सा बॉल लो भी रहा है, वो जो LBW का एक अपना उस पर अपील भी की गई थी, तो बॉल थोड़ा सा, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है कि एटलीस्ट विकेट को हिट कर रहा है। इन जैसी विकेट्स पे ज्यादातर यही कोशिश, बाजिद भाई वाली जो बात है कि आप जितना मर्जी शॉट मारते हो, आप छोड़ते जाओगे तो वेल लेफ्ट तो होता जाएगा, लेकिन आखिर में तो क्या होना है, वो आप स्कोर कार्ड को भी देखते हो कहीं ना कहीं। लेकिन खुरम शहजाद का एक अच्छा कि वो विकेट को प्रॉपर तरीके से टारगेट कर रहा है। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस भी है, फिर पाकिस्तान टीम में लेकिन अरसे के बाद वापस आ रहा है, आपको थोड़ा सा गैप भी जो मिलता है उसका भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। सेम विद अब्बास की बात है, बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि अब्बास जोन्स है, वो चीज़ नज़र नहीं आया था यार, 3 साल के बाद वापस आ रहा है। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर टाइम लगता है। हमारा एक थोड़ा सा एक इशू है ना कि हम लोग एकदम, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें, काउंटी की बात करें, तो हम उसको कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल के साथ, यार उसमें बड़ा अच्छा करा था, इंटरनेशनल में भी अच्छा करना चाहिए था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। इट्स अ प्रेशर गेम। आप 3 साल के बाद वापस रिप्रेजेंट करते हो अपने मुल्क को आके, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। शाहीन है नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नसीम शाह आपको पता है फर्स्ट चेंज के ऊपर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर तो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपके ऊपर वो प्रेशर साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन कल का डे बड़ा मैटर करेगा। बारिश मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, वेदर वालों ने कि बारिश है कल। देखने वाली बात है कि कल स्टार्ट ऑफ द डे का लिखा हुआ है, पूरा दिन तो नहीं होगी बारिश, लेकिन अगर बारिश होती है तो बॉल फिर थोड़ा सा और सीम करेगा। मजा सिर्फ एक चीज का, बबूमा जल्दी आउट हो जाए, मैं चाहता हूं खुद। लेकिन आई एम जस्ट बीइंग ग्रीडी। अगर इन 4 फास्ट बॉलर्स को आप देखें तो वन लेफ्ट आर्मर इन देयर, वुड इट बी अ बिट डिफरेंट? थोड़ा सा हो सकता था यार। आई वांटेड मीर हमजा। शायद लोग उसको कम रेट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने कमर तोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया के, आपको याद हो। फिर बीच में इंजरी वाला तो मामला, किसकी जगह खिलाते ये बता। हाँ, ये अच्छा सवाल। मैंने बता रहा वैसे नहीं, ये बताया। अच्छा, वैसे ना, 12 तो नहीं खेल सकते ना, 11 खेलेंगे। लेकिन अगर मैं इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो शायद मैं लेफ्ट आर्म जाता अब्बास, अगर खुरम शहजाद की जगह पे जाता, क्योंकि मीर हमजा का खुरम शहजाद की जगह मैं जाता, खुरम शहजाद की जगह। बोल्ड कॉल। खुरम शहजाद ने 6 आउट किया था बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद अनफिट हुआ है। तो बड़ा मीर हमजा का भी खुरम शहजाद, if my memory serves me right, he hasn't really performed bad anyway. उसको जो ब्रेक मिला है वो सिर्फ इसी वजह से मिला है that he got injured. मीर हमजा का भी आपको याद है इंजरी का मामला रहा था। लेकिन मैं इस सेंस में कहता हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, खुरम शहजाद ने भी परफॉर्म ऑब्वियसली किया है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के उस मैच की बात कर लें, आप 600 प्लस के करीब उसके डोमेस्टिक में विकेट्स हैं, खुरम की भी यहाँ पर तगड़ी विकेट्स हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कैरी करता है। फिर आप बात करते हैं कि लेफ्ट आर्म एक पेसर आपके पास होना चाहिए था, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं मीर हमजा को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि पेस ड्रॉप है, पेस का कहीं ना कहीं फैक्टर फिर आ जाता है जी, पेस इतनी है नहीं,
आपको टेरो क्विक एक फास्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर चाहिए, जो कि मैं खुद कहता हूँ इस लाइनअप के अंदर कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन टेरो क्विक अगर ऑप्शंस भी आप देख लेना, अगर आप 5-6 ऑप्शंस डोमेस्टिक में भी निकाल लें, कौन है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए 145 या 146 रेड बॉल की बात कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहा है? विकेट्स का फिर मुझे बताया ना, डोमेस्टिक के अंदर हर साल तो आप विकेट चेंज कर देते हैं, कभी आप बैटिंग ट्रैक बना देते हैं, कभी आप स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं, आप इंटरनेशनल में कहते हैं घास उड़ा दो, देखते हैं इस बार तो आपने 3-3 दिन में भी टीम्स फारिग करवाई हैं डोमेस्टिक। वही कह रहा हूं ना, आपको डोमेस्टिक के अंदर सीजन में आप देखो ना, आप भी वहां पर खड़े थे, आप देख रहे थे पिच, हमें यही लग रहा था जैसे कारपेट हम कह रहे थे पिच इधर ही, और वही हुआ 3 दिन में टीम बुक हो गई। तो ये चीज है ना डोमेस्टिक के अंदर इंस्टेबिलिटी आप देखो ना कितनी है, हर साल तो आप कुछ ना कुछ चेंज कर देते हो। बॉल की बात करें, हर साल वो चेंज हो जाती है। बॉलर्स क्या करें फिर, जितना T20 का जो फॉर्मेट बीच में आ चुका हुआ है, जितना बॉलर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे बताया ना कि पेस अवे जो क्विक फायर पावर जाना जाता था, वो कहां से पैदा करोगे इसके अंदर? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मीर हमजा खेलता था ना तो वो खेलता था अब्बास की जगह, लेकिन आपने क्योंकि अब्बास को वापस लेके आए थे, कहते हैं मीडिया का प्रेशर नहीं होता, सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं होता, कि अब्बास को स्पेसिफिकली आप लेके आए कि साउथ अफ्रीका में ऐसा बॉलर चाहिए। बट ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, मीर हमजा का अब्बास से कम एक्सपीरियंस नहीं है, मीर हमजा भी उतना ही एक्सपीरियंस बॉलर है।